हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक तोमर। जैसा हमारा मुगल सीरीज चल रही थी पूरी, और हम अगर औरंगजेब तक और लेटर मुगल हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो वीडियो है वो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीओ सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने आज जो वीडियो है इसमें जो लिया है, आज हमने लिया मध्यकालीन इतिहास लेखन। अर्थात अब तक जो हम इतिहास पढ़ते आए हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में राजाओं की कहानी होती है, राजाओं के द्वारा किए गए कार्य होते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई राजा तो कब के मर गए, राजपाट कब के खत्म हो गए, वंश नेस्तनाबूत हो गए, लेकिन किसने क्या किया तो ये हमें कैसे पता लगा। तो इसके लिए पता करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमें कुछ इतिहासकारों का वर्णन करना पड़ता है। अगर मैं मध्यकालीन इतिहास लेखन की बात करूं, जब तक नाम अल बरूनी का नहीं आता है, जियाउद्दीन बरनी का नहीं आता है, अमीर खुसरो का नहीं आता है, अबुल फजल का नहीं आता है, तो हमें स्रोत का ही नहीं पता लग पाता। और इतिहास समझने के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले भी इतिहास है क्या। हमें शुरू में बताया जाता था जब छोटे छोटे थे कि भी इतिहास एक कहानी है। अगर इतिहास कहानी है तो फिर कहानी सबकी होती। फिर बताया गया कि इतिहास तो राजाओं की कहानी है। अगर राजाओं की कहानी है तो फिर सैनिकों का रोल क्या था, या फिर जो हमारा जो छोटा तबका था, जो किसान थे, जो मजदूर थे, फिर उनका क्या रोल है। ऐसी स्थिति में जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हिस्ट्री इज ए नॉट ए स्टोरी, हिस्ट्री इज ए फैक्ट, हिस्ट्री बेस्ड ऑन फैक्ट। तो ऐसी स्थिति में हम जो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास लेखन। इसमें मध्यकालीन इतिहास लेखन शुरू करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हिंदुस्तान में जो इतिहास लेखन प्रवेश किया गया, जो हिंदुस्तान में इतिहास की शुरुआत हुई, उसमें ईरानी व अरबी दोनों पद्धतियां आई। अब ईरानी पद्धति क्यों आई? क्योंकि अकबर के समय से भारत में फारसी भाषा आ गई, और जब उधर अफगान की तरफ से लोग आए थे तो वो हिंदी तो जानते नहीं थे, तो उन्होंने उस भाषा को स्थापित किया जिस भाषा को वो जानते थे। तो ठीक उसी प्रकार उनके साथ जो लोग आए, उनके साथ जो विद्वान लोग थे, उन्होंने इतिहास को किन किन भाषाओं में लिखा, किन किन तरीकों से लिखा। तो यहां पर यह बात महत्वपूर्ण है, ईरानी व अरबी दोनों पद्धतियों का मिला जुला मिश्रण है इतिहास जो मध्यकालीन भारत में है। अब यहां सवाल इस बात का है कि बर्नी क्या कहते हैं इतिहास के बारे में। बर्नी ने किताब लिखी है तारीख फिरोजशाही, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। इसमें लिखा गया इतिहास विज्ञानों की रानी है। अब आप समझ रहे होंगे भाई इतिहास में विज्ञान कहां से आ गया। तो जैसे आधुनिक इतिहासकार जे.बी. बरी ने कहा है कि इतिहास विज्ञान है, कम ना ज्यादा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, तो हमें ये टाइटल याद होना चाहिए कि बर्नी ने कहा है कि इतिहास जो है वो विज्ञानों की रानी है, यानी कि क्वीन ऑफ साइंसेस। अबुल फजल का निष्कर्ष क्या है इतिहास के बारे में? देखिए अबुल फजल क्या कहते हैं। अबुल फजल कहते हैं इतिहास एक चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, जहां व्यक्ति दुखों की दवा एवं उदासी का इलाज करवाता है। यानी कि जैसे आज वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है या भारत चीन विवाद चल रहा है, क्या ऐसी महामारियां, क्या ऐसे युद्ध पहले नहीं हुए? अर्थात हम जब अगर इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसी विपत्तियां, इससे बड़ी बड़ी विपत्तियां पहले भी आई हैं। जिन विपत्तियों को पढ़कर हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हम आने वाली विपत्ति से कैसे अपने आप को सुलझाएंगे। तो यहां क्या कहता है, व्यक्ति दुखों की दवा व उदासी का इलाज करवाता है। इतिहास का अध्ययन बुद्धि को खुराक और ताकत पहुंचाता है। इतिहास का अध्ययन बुद्धि को ताकत व खुराक पहुंचाता है। अब यहां पर एक बात और आती है, तारीख फिरोजशाही किसने लिखी है? बर्नी ने लिखी है। अब बर्नी ने उस किताब को कैसे लिखा है, तो तारीख फिरोजशाही हमारे जब भी समझ में आएगी, पहले हमें हमारे बर्नी समझ में आना चाहिए कि बर्नी की सोच कैसी थी, बर्नी किस तरीके का लिखता था, बर्नी के इतिहासकारों के साथ कैसे संबंध थे, बर्नी का राजाओं के साथ कैसे संबंध थे, बर्नी की फाइनेंशियल हालत कैसी थी। अगर हम बर्नी को सही तरीके से समझेंगे तो हमारी तारीख फिरोजशाही बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। ये बात भी यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है कि तारीख फिरोजशाही को वही समझ सकता है जो बर्नी को ठीक से समझ सकता हो।
इसके बाद ये कुछ ग्रंथ आए जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पूछा जाता है। एक किताब है चचनामा या चाशनामा। यह किताब मूलतः अरबी में लिखी गई है और इस किताब में सिंध का इतिहास है, जो पहली बार भारत पर पहला मुस्लिम अरब अटैक मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। पहला मुस्लिम सफन अटैक हुए तो उससे पहले भी थे, तो उसके बारे में इस किताब में वर्णन दे रखा है, लेकिन इस किताब के राइटर का नहीं पता लगता, तो इसको अज्ञात माना गया है कि इसके राइटर नहीं आते। एक किताब आती है उसके बाद तहकीक ए हिंद। अब ये तहकीक हिंद किसने लिखी है और ये कौन है? ये प्रथम मुस्लिम भारतविद, इंडोलॉजिस्ट, यानी कि भारत के बारे में जानने वाले पहले मुस्लिम इतिहासकार है एक तरीके से। इनको हम अल बरूनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल बरूनी। उसके बाद एक किताब आती है ताजुल मासिर। इस किताब का मीनिंग होता है हिंदी में कारनामों का इतिहास। ये किताब हसन निजामी ने लिखी है। इसकी खासियत क्या है? ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है, यानी कि पहला सरकारी इतिहास इस किताब में दे रखा है। इस किताब का नाम है ताजुल मासिर। उसके बाद में एक आते हैं हमारे इतिहासकार राइटर, जो इतिहासकार भी हैं और कवि भी हैं। इनका नाम है मिनाजुद्दीन उस सिराज। जन्म 1193 में हुआ है, 1193 में, और किताब का नाम है तबकात ए नासिरी। और इस किताब में गौरी के बारे में लिखा गया है। गौरी ने कैसे भारत में विजय प्राप्त की और कैसे गौरी ने यहाँ पर एक तरीके से सल्तनत को एस्टैब्लिश किया, क्योंकि गौरी को ही संस्थापक माना जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है, वो गौरी का ही गुलाम था। और ये एक ऐसी किताब है या एकमात्र व्यक्ति मिनाजुल सिराज ऐसे हैं जो कहते हैं ऐबक ने अपने नाम का सिक्का भी चलवाया और खुतबा भी पढ़वाया। अब ये खुतबा क्या होता है? जो जुम्मे की नमाज होती है, जो शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है, उस नमाज में जो नाम लिया जाता है सुल्तान का, उसे खुतबा कहते हैं। और ये ऐसे इतिहासकार हैं, इन्होंने इल्तुतमिश को अर्थशास्त्री बताया है, और जो दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर सुल्तान है वो नासिरुद्दीन महमूद है, आदर सुल्तान। इसके बाद में जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है हमारा, देखिए, जो अमीर खुसरो के बारे में बात करनी है। अमीर खुसरो भारत के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। अगर किसी भी राजा के बारे में मध्यकालीन इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अमीर खुसरो एक ऐसे इतिहासकार, ऐसे कवि हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात करें। तो आज हमारा टॉपिक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ? यूपी में एटा जिले का एक पटियाली गांव है। 1253 में उनका जन्म हुआ है, 1253 में। और इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। इनके बारे में एक कहानी और दी जाती है कि ये अपने गुरु से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हालांकि बरनी और ये बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों के दोनों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ऐसी स्थिति में ऐसा बताते हैं, जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो उससे अगले दिन ही इतना गम हुआ, उनकी मृत्यु अगले दिन ही हो गई। तो यहाँ पर आता है, इनको प्यार से कहा जाता तूतियाए हिंद, और ये अपने आप को गर्व से कहते थे कि मैं हिंद की तूती हूं। और इनकी दूसरी उपाधि नायक भी है, और एक उपाधि थी इनकी तुर्कुल्लाह जो उपाधि दी थी इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। और इनको हिंदू मुस्लिम संस्कृति का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है। मृत्यु हुई है 1325 में, और 1325 में गैसुद्दीन राजा होता है, गैसुद्दीन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का फादर है, उसके समय में इनकी मृत्यु होती है। और इन्होंने 8 राजाओं का कार्यकाल देखा है। 1325 में गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के एक दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। बलबन का बेटा जो मोहम्मद था वो इनका सबसे बड़ा आश्रयदाता था। और ये भारतीय ब्राह्मणों को अरस्तु के समान या अरस्तु के जितना विद्वान बताते हैं। भारतीय ब्राह्मणों की बड़ी विद्वानता की बड़ी तारीफ करते हैं। ये लगभग इन्होंने 99 किताब लिखी है, 99, 100 में से अगर एक कम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस बंदे ने इतनी किताब लिखी होंगी तो उनका वर्क कितना ज्यादा रहा होगा।
करीब 4 से 5 लाख पदों की रचना की है, 99 किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारी किताबें इनके अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक किताब का नाम है इनका किरान उस सादेन, उसका हिंदी में मतलब होता है 2 मंगल सितारों का मिलन। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो फारसी कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, जो उर्दू कल्चर है, उस सबका मिला जुला रूप अगर किसी व्यक्ति में है तो अमीर खुसरो में है। तो किताब का नाम है 2 मंगल सितारों का मिलन, और यहां सल्तनत काल के कैकुबाद और बुगरा खां, हालांकि दोनों बाप बेटे हैं, इन दोनों का मिलन हुआ है और इन दोनों के मिलन पर एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम है किरान उस सादेन, क्योंकि इनकी किताबों के बारे में अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कौन सी किताब में मेन पॉइंट क्या दे रखा है। दूसरी किताब का नाम है मिफ्ताह उल फुतूह, 1291 में किताब लिखी गई है और यह किताब जलालुद्दीन खिलजी, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका ससुर और एक तरीके से जलालुद्दीन का वध भी हालांकि अलाउद्दीन ने किया था और उसका चाचा भी था। नेक्स्ट किताब का नाम है खजाइनुल फुतूह या तारीख अलही। यहाँ एक खास बात याद करने की, समझने की है, अमीर खुसरो ने जितनी भी किताबें लिखी हैं, जितनी पुस्तकें लिखी हैं, वो सब पद में लिखी हैं और ये 3 किताबें गद में लिखी गई हैं, तारीख अलही, एजाज खुसरवी और अफजल उल फवायद। तीनों किताब गद में हैं, बाकी सारी पुस्तकें पद में हैं। एक किताब है आशिका, नाम से क्लियर है, आशिक से बनी है आशिका, और ये किताब की जो हीरो हीरोइन है वो हैं देवल रानी और खिज्र खां। खिज्र खां जो है वो अलाउद्दीन का बेटा है और इसी में ये ऐसा बताते हैं कि मतलब हालांकि इनके बारे में लिखी, खिज्र खां के बारे में लिखी है और उसकी पत्नी के बारे में लिखी है, मोहब्बत के बारे में लिखी है और भारत की प्रशंसा भी इस किताब में की है। हालांकि इन्होंने किताब ऐसी भी लिखी जिसमें भारत की प्रशंसा की है, लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि भारत की प्रशंसा क्या इस किताब में की गई है, तो जो आशिका में जो कहानी देवल रानी खिज्र खां ने की है तो उस किताब में भी भारत की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट पुस्तक है इनकी नूह सिपेहर, जिसका हिंदी में मतलब होता है नो आकाश, और इस किताब की रचना ही भारत की प्रशंसा के लिए की गई है। और यह भी कहा गया है, ये भी कहते हैं अगर मैं भारत की प्रशंसा करता हूं तो इसको पक्ष ना माना जाए। अंतिम किताब है इनकी, जो छठी किताब है, मेन लिखवा रहा हूं मैं इसमें, यहां पर तुगलकनामा, और तुगलकनामा ये इनकी अंतिम किताब है। गयासुद्दीन तुगलक जो है उसके 3 सपने हैं इसमें कि जो सोचता है कि मैं भारत को कैसे कैसे विजय करूंगा, उसका इन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो दोस्तों, जो अमीर खुसरो है अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। और जो तबला है, तबले का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी हो या उससे पहले गयासुद्दीन तुगलक हो या बलबन का जो राजत्व सिद्धांत हो, ये सब अमीर खुसरो ने ही दिए हैं। उसके बाद एक राइटर आते हैं इनके बारे में, देखिए राइटर का नाम है अब्दुल्ला मलिक इसामी। एक किताब, ये बड़े अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस किताब में चरखे के ऊपर या साहित्यिक चरखे का एक तरीके से साक्ष्य मिलता है। किताब का नाम है फुतूह सलातीन, और ये किताब अब्दुल्ला मलिक इसामी की है और इस किताब में चरखे का पहला साहित्यिक साक्ष्य मिलता है। और एक किताब की खासियत और है इसकी, इस किताब में जो प्रांतीय राजवंश हैं उन पर लिखी गई पहली किताब है। उसके बाद हम उन्हीं पर आते हैं, बर्नी पर। बर्नी के बारे में भी बताया था कि ये ऐसे इतिहासकार हैं जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, अमीर खुसरो के मित्र थे, लेकिन इनका अंत बड़ा खराब हुआ था बर्नी का। इनको बाद में जेल में डाल दिया गया था और इन्होंने तारीख फिरोज शाह की किताब लिखी थी फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए, जब ये जेल में थे, क्योंकि इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के राजा बनने के समय में विद्रोह कर दिया था। ये किसी और को सपोर्ट कर रहे थे, तो इनको मौत की सजा की बात चल रही होती है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक इनकी सजा माफ करवा देता है। लेकिन अंत समय इनका पूरा जेल में बीतता है और फाइनेंस हालत, इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। और इनकी ये किताब तारीख फिरोज शाही बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। फिरोज शाह तुगलक के ऊपर लिखी हुई है, तारीख फिरोज शाही बरनी की है, फतवाई जहांदारी भी बरनी की है और सलाते कबीर भी बरनी की है। ऐसे व्यक्ति इन्होंने राजत्व सिद्धांत वगैरह बहुत सारे दिए हैं, बहुत कुछ लिखा है इतिहास में, लेकिन इनका अंत समय बहुत ज्यादा खराब था और ये खुसरो के मित्र भी थे। लेकिन बरनी के, मैंने कहा कि भाई तारीख फिरोज शाही समझने के लिए ये भी समझना जरूरी है कि बरनी कैसे थे या बरनी कैसा था। तो बरनी में थोड़ा सा धार्मिक पुट है,
बर्नी उस चीज को ज्यादा सपोर्ट करता है जहां पर वो फिरोज शाह को एक आदर्श सुल्तान बताने की कोशिश करता है, इसीलिए खुश करने की कोशिश करता है। शायद हो सकता है कि कुछ कृपा हो जाए, लेकिन अंत में ऐसा हो नहीं पाता है। तो एक सेंटेंस है इनका, ये हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा एक तरीके से सहिष्णु हो जाते हैं और ये कहते हैं कि भारत में हिंदुओं ने भयभीत होने के बावजूद भी इस्लाम को अपने दिल से ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे आटा गूंथते समय कोई बाल आ जाता है और उसको निकालकर बाहर फेंक देते हैं। ये इन्हीं का सेंटेंस है। फिर दोबारा सुन लीजिए, इस्लाम को भारतीय हिंदुओं ने भयभीत होने के बावजूद भी इस तरीके से फेंक दिया जिस तरीके से आटा गूंथते समय उसमें कोई बाल आ जाता है उसको फेंक देते हैं। ये बर्नी का ही सेंटेंस है। तो ये हमने आज जो डिस्कस किया इसमें अमीर खुसरो और उसके बाद में हमने अब्दुल्ला मलिक इस्लामी की किताब की है और बर्नी की किताब की है। इसमें कुछ हमारी कुछ किताबें और उनको हम डिस्कस और कर लेते हैं। देखिए उसके बाद इब्न बतूता, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि जो इनका रियल नाम था, जो मूल नाम था, वो था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। इब्न बतूता जो था वो इनके कुनबे का नाम था, जैसे एक सरनेम चलते हैं घर के किसी के पूरे, और इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को, जो बाउंड्री पे पड़ता है यूरोप, और अगर उसको देखें हम तो बाउंड्री पे पड़ता है अफ्रीका वाले देशों में, वहां से ही आया था। और मध्य युग का सबसे बड़ा यात्री कहा जाता है इसको। सबसे बड़ा यात्री किस सेंस में कहा जाता है? लगभग आप देखिए 7,30,000 से, और यहाँ 7,07,640 मील की लगभग यात्रा की है इसने। और 14 साल तक 30 वर्ष की यात्रा में लगभग 14 वर्ष ये भारत में रहा है, और उन 14 वर्ष में से 8 वर्ष ये दिल्ली रहा है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये दिल्ली का काजी भी रहा है। और इसका जो इब्न बतूता ने जो एक महत्वपूर्ण किताब लिखी है जिसका नाम है रेहिला। रेहिला का मतलब होता है यात्रा विवरण। और जो रेहिला किताब है बहुत पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, रेहिला यात्रा विवरण है। और ये किसकी बुक है? ये इब्न बतूता की। कहाँ का था? मोरक्को का था, अफ्रीका महाद्वीप का था। और मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य को इसने एक शब्द का प्रयोग किया, सिंध हिंद। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सिंध हिंद इसने मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य के लिए प्रयोग किया है। और जैसे आपने मुगल काल में सुना होगा कि जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर टंगवाई थी और कोई भी व्यक्ति, कोई भी फरियादी से बचा सकता था, ऐसी ही सल्तनत पीरियड में इल्तुतमिश के द्वारा एक जंजीर का जिक्र होता है। और 2 शेर बनवाए थे उसने अपने किले पर, और उस शेरों में गले में एक जंजीर डलवाई थी और उसमें घंटियां लगी हुई थी और उस घंटी कोई भी बजा सकता था। तो ऐसी स्थिति में इसका जिक्र भी इब्न बतूता ही करते हैं, इल्तुतमिश की न्याय की जंजीर का। और एक बार ऐसा हुआ, इब्न बतूता की हालत इतनी, फाइनेंस हालत खराब हो गई और उस पर इतना खर्च किया उसने कि वो बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गया। फिर वो मोहम्मद बिन तुगलक की शरण में जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक उसका सारा कर्जा माफ़ कर देता है और हिदायत देता है कि ऐसा आगे से ना किया जाए। और ये फिर यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चीन का राजदूत बनाकर भेज दिया जाता है और यही इसका अंत होता है। अंत अपने ही जाके होगा वैसे, और जहां भी ये रास्ते में जाता है तो अपने आप को मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बताता है। इब्न बतूता के बाद जो दूसरा इतिहासकार आता है, देखिए उसका नाम है फरिश्ता। फरिश्ता की जो किताब है, किताब का नाम है गुलशन ए इब्राहिम। हालांकि अक्सर एग्जामों में इस नाम से किताब नहीं पूछी जाती। इसकी किताब, इसी किताब का जो दूसरा नाम है तारीख फरिश्ता। तो जो फरिश्ता किसने लिखी है? तारीख फरिश्ता, फरिश्ता ने लिखी है। और ये पूरे संपूर्ण भारत का इतिहास है इस किताब में। और ये ईरानी था, जन्म से ईरानी था ये फरिश्ता, और ये साउथ में भी जो नीचे जाता है और इस किताब का लिखता है। बड़ी महत्वपूर्ण किताब, बहुत पूछा था। तारीख फरिश्ता, फरिश्ता के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में एक राइटर, एक इतिहासकार है मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली के रहने वाले हैं ये। और 1293 में जो नीचे साउथ में अगर दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ एक पांड्य राज्य पड़ता है, तो पांड्य राज्य पड़ता है, तो वहां पर आता है ये मार्को पोलो। ये कब आता है? 1293 में, यानी कि 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य में आता है। और मार्को पोलो का एक निक नेम समझ लीजिए, दूसरा नाम है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और इब्न बतूता को मध्य युग का सबसे बड़ा यात्री कहा जाता है। दोनों को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद पांडे जो, हाँ, जिस समय मार्को पोलो आता है तो उस समय जो पांडे शासक है वो मारवन कुलशेखर है। यानी कि मारवन कुलशेखर जिस समय
वहां पर राजा थे, तो वहां पर ही मार्को पोलो आता है। और मार्को पोलो एक बात का बड़ा अच्छी तरह से जिक्र करते हैं। मार्को पोलो कहते हैं कि जो भारतीय राजे महाराजे हैं, भारतीय जो राजा हैं, वो घोड़ों पर बहुत खर्च करते हैं, यानी उनका धन बहुत ज्यादा घोड़ों पर खर्च करता है। इस बात का जिक्र भी कौन करता है? मार्को पोलो करता है। और एक काकतीय वंश की महिला है, महिला शासिका, जिनका नाम है रुद्रम्बा देवी। क्या नाम है? रुद्रम्बा देवी। तो उसका उल्लेख भी मार्को पोलो द्वारा किया जाता है। और अंत में देखिए, ये महुआन ये चीनी यात्री हैं, ये 15वीं शताब्दी में आते हैं, 15वीं शताब्दी में बंगाल में आते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आज का, इसमें मैंने जो इतिहासकार कंप्लीट करने की कोशिश की है, मैंने वो इतिहासकार लिए हैं इसमें जो इतिहासकार अक्सर सल्तनत पीरियड में पूछे गए हैं। यानी कि मध्यकालीन भारत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो मुगलों का भारत और एक मुगलों से पहले। जो मुगलों से पहले का जो भारत पड़ता है वो सल्तनत का है, जिसमें हमारे 5 वंश हैं, जिसमें हमारे कौन कौन से 5? गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, और तुगलक वंश है, और सैयद वंश है, और आपका लोधी वंश है। यानी कि एक बार दोबारा फिर बता रहा हूं, देखिए, गुड़ खा तसले में, शॉर्टकट है, गुड़ खा तसले में, गु फॉर गुलाम, खा फॉर खिलजी, गुड़ खा तसले, ता फॉर तुगलक, सा फॉर सैयद, ला फॉर लोधी। ये 5 वंश हैं। और 5 वंश के बारे में जिन इतिहासकारों ने लिखा है, जो जिस देश से आए हैं, उनका वर्णन आज की वीडियो में किया गया है। एक वीडियो हम मुगलों के साहित्यकारों के बारे में लेंगे, इतिहासकारों के में, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो आज का टॉपिक है, इसमें से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।